India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़े खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बेटियों के हक में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब लड़कियां दे सकेंगी एनडीए की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नीतिगत फैसले लैंगिक भेदभाव पर है आधारित, हर समय न्यायिक हस्तक्षेप को मजबूर न करें। सीजेआई रमन्ना ने जजों की पदोन्नति पर कॉलेजियम के फैसले पर प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स पर जाहिर की नाराजगी, कहा अनुमान पर आधारित रिपोर्ट्स अन्य व्यक्तियों के करियर को कर सकता है प्रभावित। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश, कहा पिंजरे में बंद सीबीआई को और स्वायत्तता देने की जरूरत है। राजनीतिक उपकरण बन गई कि सीबीआई, 12 सूत्रीय दिशा निर्देश किए जारी। सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में शशि थरूर सभी आरोपों से बरी, 7.5 साल बाद मिली राहत। थरूर ने अदालत को सभी अपराधों से मुक्त करने के लिए दिया धन्यवाद। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में महिला अभ्यर्थियों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेना को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान सेना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये एक नीतिगत फैसला है जिस पर जस्टिस संजय किशन कौल और हृकेश्वर रॉय की खंडपीठ ने कहा है कि ये नीतिगत निर्णय लिंग भेदभाव पर आधारित है, जिसके बाद कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश पारित करते हुए महिलाओं को 5 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश दिए और कहा है कि दाखिले कोर्ट के अंतरिम आदेश के अधीन होंगे। और ये भी कहा है कि भारतीय नौसेना और वायुसेना ने पहले ही प्रावधान दिए हैं, लेकिन भारतीय सेना अभी भी पीछे है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी या एनडीए की प्रवेश परीक्षा में बैठने का आदेश दिया। अगला इम्तिहान 5 सितंबर को तय। प्रवेश परीक्षा अदालत के आखिरी आदेशों के मुताबिक। जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने पुरुष कालरा की तरफ से दायर एक रिट अर्जी में अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें महिला उम्मीदवारों को एनडीए के एग्जाम में बैठने की इजाजत देने की गुजारिश की गई। अदालत के आदेश के संदर्भ में यूपीएससी को अधिसूचना निकालने और उचित प्रचार देने के लिए भी निर्देशित किया गया है। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्मय प्रदीप शर्मा ने पीठ को बताया कि भारत सरकार का कहना है कि ये नीतिगत फैसला है और इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लड़कियों को एनडीए में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी प्रगति या उनके करियर में कोई कठिनाई है। जस्टिस कौल ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा है कि फैसले महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन के देने के बाद भी अब ये बेतुका स्टैंड सरकार क्यों ले रही है। जज ने आगे कहा कि क्या सेना केवल न्यायिक आदेश पारित होने पर ही कार्य करेगी? यदि आप चाहते हैं तो हम ऐसा करेंगे। पीठ को निर्देश देते हुए कहा है कि नीतिगत निर्णय लैंगिक भेदभाव पर आधारित है। हम प्रतिवादियों को इस अदालत के फैसले के मद्देनजर मामले पर रचनात्मक दृष्टिकोण रखने का निर्देश देते हैं। पीठ ने तब टिप्पणी की कि एएसजी इस मामले पर बहस करने के लिए सहमत हो सकते हैं, भले ही उनका मन इसमें ना हो। जस्टिस रॉय ने कहा है कि अगर ये नीतिगत की बात है तो आप दो तरह से महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दें। ऐसा क्यों है कि महिलाओं के लिए प्रवेश का एक और अतिरिक्त तरीका बंद हो? ये सिर्फ एक लैंगिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि भेदभाव हो नहीं। भाटी ने समझाने की कोशिश की, कुछ छूट दी जानी चाहिए, एक अलग तरह का प्रशिक्षण है, आखिरकार ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।
जस्टिस कौल ने टिप्पणी की कि अब आप युद्ध में भी महिलाओं को स्वीकार कर रहे हैं। एएसजी ने जवाब दिया कि लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं को लड़ाकू पायलट्स के रूप में वायुसेना में भर्ती किया जा रहा है। सेना में उनके लिए केवल 10 स्ट्रीम्स खुली हैं। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि आपको कुछ प्रतीकात्मकता के साथ शुरुआत करनी चाहिए। हर समय न्यायिक हस्तक्षेप को मजबूर न करें। कोर्ट ने कहा है कि हम उन लड़कियों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रहे हैं जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इसके साथ ही पीठ ने महिला उम्मीदवारों के खिलाफ लगातार लैंगिक भेदभाव पर भारतीय सेना को फटकार दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं जस्टिस एनवी रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए की गई सिफारिशों पर मीडिया रिपोर्ट्स को संबोधित करने पर नाराजगी व्यक्त की है। दरअसल सीजीआई ने कहा है कि प्रक्रिया अभी भी चल रही है और नामों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और मीडिया में नकारात्मक रिपोर्ट्स न्यायाधीशों और अनुशंसित अन्य व्यक्तियों के करियर को भी प्रभावित कर सकता है। मेरे मीडिया मित्रों को इस पवित्र प्रक्रिया को समझना चाहिए। प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से पहले की मीडिया रिपोर्ट्स प्रतिकूल है। गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग के करियर इस वजह से करियर खराब हो जाता है और ऐसे में मैं बेहद परेशान हूं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अनुमान पर आधारित रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करने के वरिष्ठ पत्रकारों को भी धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मैं आभारी हूं कि वरिष्ठ पत्रकारों ने इस तरह की प्रक्रिया का अनुमान नहीं लगाया। ऐसे पत्रकार हमारे लोकतंत्र की ताकत हैं। मैं बहुत निराश हूं। विभिन्न समाचार आउटलेट्स ने बताया था कि कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए 9 नामों की सिफारिश की थी। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली की कोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद शशि थरूर ने अदालत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 7.5 साल यानी कि 7.5 साल से इस टॉर्चर और दर्द से गुजर रहा था। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव और स्वयं डॉक्टर थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा की उपस्थिति में यह आदेश सुनाया। अदालत ने उन्हें सीआरपीसी के तहत बॉन्ड दाखिल करने के लिए कहते हुए कहा कि आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 302 और 498 ए के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता का आरोप लगाया था। आदेश सुनाए जाने के दौरान वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग पर भी मौजूद रही शशि थरूर ने अदालत को सभी अपराधों से मुक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि 7.5 साल हो गए हैं। ये एक यातना थी। मैं बहुत आभारी हूँ। थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा पेश हुए और ऐसे में राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजन अतुल श्रीवास्तव पेश हुए। इससे पहले विस्तार से सुनवाई के बाद कोर्ट ने 12 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पुष्कर को जनवरी 2014 में नई दिल्ली के एक होटल में मृत पाया गया था। 2015 में संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मई 2018 में डॉक्टर थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 498 ए के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने और वैवाहिक पहवा के तर्कों का मुख्य जोर प्राथमिक तर्क पर दिया था और इस मामले में आईपीसी की प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कोई मामला नहीं बनाया जाता है। और ऐसे में आपको बता दें कि पाहवा ने यह भी तर्क देते हुए अपनी दलीलें शुरू कर दी थी कि अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 498 ए को धारा 306 के साथ लागू करना चाहता है। इसके साथ ही थरूर के खिलाफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के तहत आरोप साबित करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि ये उनका मामला था और वे साबित करने में विफल रहे कि ये वास्तव में आत्महत्या का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से संबंधित तबादलों और पोस्टिंग मामले की जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को अनुमति देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया था। याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल चिटनिस से पूछा कि जब संवैधानिक न्यायालयों ने सीबीआई की जांच को मंजूरी दी है तो इस कोर्ट को सीबीआई जांच में क्यों दखल देना चाहिए।
महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता चिटनिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 5 अप्रैल 2021 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि पत्र जो याचिका का विषय है उसमें गृहमंत्री के संबंध में आरोप शामिल थे। वे सिर्फ इस पैराग्राफ पर फिर से चर्चा कर रहे हैं कि अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमबीर सिंह के याचिका में स्थानांतरण के आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सीबीआई की प्राथमिक जांच के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस पर कहा कि प्रकाश सिंह के मामले के संबंध में निर्देश और पोस्टिंग के लिए प्रार्थना की और एक और प्रार्थना की थी कि जिसमें किसी भी अनुचित प्रभाव से रहित स्थानांतरण और पोस्टिंग का आह्वान किया गया था। ये श्री पाटिल द्वारा दायर शिकायत में शामिल था और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, वर्तमान याचिका में न्यायालय उन आरोपों पर चिंतित है जिसमें कहा गया है कि अपने प्रभाव का अनुचित उपयोग करते हुए बार और रेस्टोरेंट से वसूली की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। दरअसल मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि पिंजरे में बंद सीबीआई को और स्वायत्तता देने की जरूरत है। उसे चुनाव आयोग की तरह और अधिक स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार के हाथों में एक राजनीतिक उपकरण बन गई है जिसे अब आजाद करने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करते हुए अपने 12 सूत्र निर्देशों में कहा कि यह आदेश पिंजरे में बंद तोते सीबीआई को रिहा करने का प्रयास है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीआई को अधिक शक्ति और अधिकार क्षेत्र के साथ ही वैधानिक दर्जा देने वाला एक अलग अधिनियम जल्द से जल्द लाने का निर्देश दिया। सीबीआई का गठन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत एक कार्यकारी अधिसूचना के अनुसार किया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै खंडपीठ ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को चुनाव आयोग और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरह अधिक स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने जांच एजेंसी की दक्षता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए। भारत सरकार को सीबीआई को अधिक शक्ति देने और अधिकार क्षेत्र के साथ वैधानिक दर्जा देते हुए एक अलग अधिनियम बनाने पर जल्द निर्णय लिया जाए। सीबीआई को चुनाव आयोग और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरह और अधिक स्वतंत्र बनाया जाएगा। सीबीआई के लिए अलग से बजटीय आवंटन किए जाएंगे। सीबीआई के निदेशक को सरकार के सचिव के समान अधिकार दिए जाएं और वे डीओपीटी से गुजरे बिना सीधे मंत्री प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के बिना कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ सीबीआई को स्वतंत्र बनाएगा। सीएफएसएल के पास और अधिक आधुनिक सुविधाएं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जनता को सीबीआई में बहुत भरोसा है। जस्टिस एन किरुबाकरण और बी पुंगलेधी की खंडपीठ ने कई निर्देश पारित किए और कहा कि मौजूदा आदेश पिंजरे में बंद तोता सीबीआई को रिहा करने का एक प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट में 2013 में सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। तत्कालीन सीजेआई आरएन लूथा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा था, सीबीआई एक पिंजरे का तोता है तो अपने मालिक की आवाज बोल रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने रामनाथपुरम जिला पथिक कपटोर संगम की याचिका पर यह निर्देश जारी किए जिसमें चिटफंड घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की गई। हालांकि बेंच ने मामले को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामलों को लगातार भेजे जाने के बावजूद संसाधनों और मैन पावर की कमी के कारण सीबीआई की त्वरित जांच में असमर्थ रहने के अफसर की आदत है। कोर्ट ने 8 दिसंबर 2020 को अपने आदेश में संसाधनों की कमी के कारण महत्वपूर्ण अपराधों की जांच करने में सीबीआई की अक्षमता पर गंभीर आपत्ति जताई और मैन पावर बुनियादी ढांचे आवंटित धन के संबंध में कई प्रश्न किए थे। कोर्ट ने केंद्र सरकार और कैडर रिव्यू और सीबीआई के पुनर्गठन के व्यापक प्रस्ताव पर 1 महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया। ये निर्देश उस प्रस्तुति के आलोक में जारी किया गया है कि सीबीआई के व्यापक कैडर समीक्षा और पुनर्गठन और विभिन्न रैंक में 734 अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए 9 सितंबर 2020 का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। सर्वोच्च
जिस केस की जांच कर रही थी उस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा को अंतरिम राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने जमानत की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए सुरक्षित कर ली है। बिजनेसमैन को बीती 19 जुलाई को कथित रूप से पॉर्न फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान 11 अन्य लोगों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा था। सत्र न्यायालय की तरफ से गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका रद्द होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था और मुंबई साइबर पुलिस की तरफ से साल 2020 में दर्ज किए गए मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा को अंतरिम राहत दी थी। शिकायत में कुंद्रा के खिलाफ वेब सीरीज के हिस्से के रूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील वीडियो डालने के आरोप थे। मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से पोर्नोग्राफी मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था। मुंबई पुलिस ने कुंद्रा को मुख्य साजिशकर्ता माना है, जबकि इस मामले में उनकी पत्नी मॉडल गहना विशिष्ट और शार्लिन चोपड़ा समेत कई अन्य लोगों से भी पूछताछ हो चुकी है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता को किसी भी केस डायरी को तब तक स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है जब तक कि जांच अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता कि उसकी पूरी मूल या सही प्रति प्रस्तुत की जा रही है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिया है कि आदेश में प्रति सभी पुलिस अधीक्षकों को 16 अगस्त 2021 से तत्काल अनुपालन के लिए भेजे। पीठ पॉक्सो अधिनियम के तहत एक कांस्टेबल आरोपी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने दावा किया था कि वह अपराध के दौरान अपनी ड्यूटी पर तैनात था और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी पर भरोसा किया कि वह ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के रूप में घटना के प्रासंगिक समय के दौरान ड्यूटी पर था और उनकी ड्यूटी का समय गाजियाबाद में था। हालांकि दूसरी ओर निजी प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि जांच अधिकारी की जांच के अनुसार आरोपी का मोबाइल नंबर का लोकेशन घटनास्थल के करीब पाया गया था। हालांकि जब सरकारी वकील को केस डायरी के साथ संलग्न पर्चा संख्या SCD-2 की एक प्रति प्रदान करने के लिए कहा गया था, जिसमें घटनास्थल के पास आरोपी की उपस्थिति का दावा किया गया था, ये प्रस्तुत किया गया था कि पूरी केस डायरी एडवोकेट जनरल के कार्यालय में नहीं भेजी गई है। अतिरिक्त न्यायालय ने इस पृष्ठभूमि में महाधिवक्ता से इस मामले को देखने का अनुरोध किया। न्यायालय ने इस प्रकार निर्देश दिया कि महाधिवक्ता का कार्यालय किसी भी केस डायरी को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि मामले के जांच अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता कि वह केस डायरी की एक पूर्ण मूल या सही प्रति प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें एक के पृष्ठ है और ऐसे में बताया भी जा रहा है कि दस्तावेजों का एक सूचकांक जो केस डायरी का हिस्सा बनता है और यदि ये पाया जाता है कि अधूरी केस डायरी को जांच अधिकारी के समर्थन के बिना ही स्वीकार किया जाता है, जिससे कि अदालत को असुविधा होती है और कीमती समय की बर्बादी होती है, तो इसके लिए महाधिवक्ता का कार्यालय जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्थानीय अदालत में केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन के खिलाफ आगे की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आवेदन को खारिज कर दिया गया। बताया भी जा रहा है कि सिद्दीकी कप्पन पर कड़े UAPA गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है। ASJ अनिल कुमार पांडे ने सोमवार को यूपी पुलिस STF के कप्पन के खिलाफ मामले की आगे की जांच करने की मांग को खारिज कर दिया। आरोपी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा है कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र 3 अप्रैल 2021 को दायर किया गया था। हालांकि उसकी प्रति अब उसे दी गई है। ये भी प्रस्तुत किया गया कि यूपी पुलिस की स्थिति आगे की जांच की आवश्यकता है और ऐसे में आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अक्षर और भावना में नहीं है। इसके साथ ही ये अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और जुर्माने के साथ खारिज होने लायक है। आगे ये प्रस्तुत किया गया कि कप्पन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट से गुजरने के लिए तैयार है। इसके अलावा कप्पन को अवैध हिरासत से रिहा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद उन्हें उपचार से मना कर दिया गया।
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस नवीन सिन्हा की सेवानिवृत्ति के साथ ही एक महत्वपूर्ण आवाज खो रहा है। सीजेआई ने कहा है कि जस्टिस सिन्हा को उनके सीधे और स्पष्टवादी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। उन्हें हमेशा एक निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति सिन्हा का ज्ञान और बुद्धि उनके सभी फैसलों में व्यापक है और जिन गुणों की उन्होंने सबसे अधिक प्रशंसा की है वे है उनकी विनम्रता और सादगी। सीजेआई ने कहा कि वे कभी किसी को कम या अयोग्य महसूस नहीं कराते। सीजेआई ने जस्टिस सिन्हा के साथ उनके कार्यकाल के अंतिम दिन पीठ पर साथ बैठे और ऐसे में सीजेआई ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले जज साथ अंतिम दिन साथ बैठने की प्रथा है। Honorable Justice Naveen Sinha actually served 17 years, 6 months and 7 days as a judge of courts, in which 4 years, 6 months he gave to Honorable Supreme Court of India. He was born on 19th of August, 1956. His grandfather, Mr. late Babu Baldev Sahai, was first Advocate General of Bihar. He was a great grand name in the history of Bihar judiciary. Mr. late Baldev Prasad Ji was actually known because of his independence and because of his independent thinking while officiating in the office. He was a man of high principles. The maternal grandfather of Justice Sinha is Dr. Raghunath Sharan. और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.